चलिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वृद्धि की अवस्थाएं के बारे में। वृद्धि की अवस्थाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रोथ ऑफ स्टेजेस कहा जाता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पोषण, अगर बच्चों को सही पोषण मिलता है तो उनका वृद्धि और विकास बेहतर होता है। अगर उनको सही पोषण नहीं मिलता है तो उनके वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं रुकावट आती है, या एक तरीके से बच्चों को सही पोषण नहीं मिलता है तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे शारीरिक रूप से भी दुर्बल हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी दुर्बल हो जाते हैं। फिर हमने आपको बताया था वंशानुगत के बारे में। अगर माता पिता स्वस्थ होंगे तो बच्चे भी कहीं ना कहीं स्वस्थ होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि लिंग के बारे में बात करते हैं तो लड़के और लड़की की बात करते हैं तो कहीं पर आप देखते हैं लड़कियों की हाइट वगैरह जल्दी बढ़ जाती है या वृद्धि और विकास हो जाता है, और किसी उम्र में आप देखते हैं कि लड़कों का वृद्धि और विकास थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लिंग में भी आप देख सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था वायु और प्रकाश के बारे में। अगर व्यक्ति को या बच्चे को स्वस्थ वायु मिल रहा, अच्छी शुद्ध हवा मिल रही है और प्रकाश मिल रहा है तो उसका वृद्धि और विकास बेहतर होगा। अगर सही से उन्हें वायु नहीं मिल रही है, मतलब हवा नहीं मिल रही है, उन्हें प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो ये मान के चलिए उनके वृद्धि और विकास में भी कहीं ना कहीं वो चीजें प्रभावित करेंगी नकारात्मक रूप से। फिर हमने आपको बताया था कि शारीरिक क्रियाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि बच्चों को क्या करते रहना चाहिए, एक्टिविटी करते रहना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए या बच्चों को खेलने के लिए अवसर देते रहना चाहिए। अगर बच्चे खेलेंगे तो वे शारीरिक रूप से चुस्त फुर्त होंगे, और जब वे शारीरिक रूप से चुस्त फुर्त होंगे तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं चुस्त फुर्त होंगे। इससे उनकी वृद्धि और विकास बेहतर होगा। आजकल के बच्चों में हमने आपको बताया था कि आजकल के जो बच्चे हैं वे ज़्यादातर गेम में लगे होते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि पहले के बच्चे को अगर चोट लग जाती थी तो कभी उसे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज के बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो उसे डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ता है। ये है विशेषता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज के टॉपिक पे कि वृद्धि की अवस्थाएं के बारे में, यानी कि ग्रोथ ऑफ स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, और जिसके अंतर्गत हम सबसे पहली अवस्था के बारे में देखेंगे शैशवावस्था या शैशवकाल। इसका प्रारंभ कब से कब तक होता है, तो 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवकाल कहा जाता है या शैशवावस्था कहा जाता है। बात समझ में आई? चलिए बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। किस अवस्था में? ये इसी अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था में या शैशव काल में। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष की भी अवस्था अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है, तो शैशवावस्था कहा गया है या शैशव काल कहा गया है। यहां पर सबसे अच्छी विशेषता यह है, सबसे पहली विशेषता यह है कि शारीरिक रूप से सही है, हाँ ठीक है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से यहां देखा जाए तो उनका जो विकास होता है वो तीव्र होता है, यानी कि तेजी के साथ चलता है। दूसरी बात करते हैं, यहां पर पूर्ण रूप से जो बच्चे होते हैं, पूर्ण रूप से देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? माता पिता पर आश्रित होते हैं। माता पिता पर आश्रित होते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है या बच्चे होते हैं, वे पूर्ण रूप से किस पर आश्रित होते हैं? माता पिता पर आश्रित होते हैं। आप सोचिए एक बात,
जीरो से जब बच्चे का जन्म हुआ है, जब बच्चे का जन्म हुआ, एक छोटा सा बच्चा आप देखिए, इस बच्चे का जन्म हुआ है, अब क्या ये बच्चा अपने आप से पानी ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्या अपने आप से कुछ उसे खाना है तो ले सकता है? नहीं ले सकता है, क्योंकि आप सोचिए किसी बच्चे का जन्म हुआ है, अभी वो 0 ही वर्ष का है, 0 वर्ष का ही है, अभी मान के चलते हैं 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। आप सोचिए कि क्या वो अपने आप से पानी, खाना, दूध खुद से ले सकता है? नहीं। उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसे माता प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उसकी माता देंगे। तो इसीलिए कहा गया इस अवस्था में अगर देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं माता पिता पर ही आश्रित होते हैं। थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो बच्चा मान लीजिए 10-15 साल का, 10-15 दिन का हुआ, आगे 1 महीने का भी होगा, 2 महीने का होगा, 1.5 महीने का होगा, ठीक है, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, और 4 महीने का होगा, साल भर का होगा, 2 साल का होगा। आप देखते हैं 1.5-2 साल तक बच्चे इतना ज्यादा छोटे होते हैं कि वे अपने से सारे काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी चीज की जो आवश्यकता पड़ेगी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके माता पिता ही करते हैं। उन्हें खाना चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, उनके कपड़े धुलना, सारा कुछ कह सकते हैं कौन करता है? माता पिता ही करते हैं। बात समझ में? तो हमने आपको बताया कि शैशव काल में या शैशव अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, या मुख्य विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। फिर हमने आपको बताया पूर्ण रूप से माता पिता पर ही बच्चे आश्रित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहीं पर, यानी कि इसी अवस्था में अगर देखा जाए तो संवेगात्मक विकास भी होता है। तो इसी अवस्था में देखा जाए तो संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास, तो ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। और हमने आपको बताया है कि संवेगात्मक विकास क्या होता है। तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हमने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में, क्रोध का होना एक क्या है? क्रोध एक क्या है? संवेग है, ठीक है। खुशी का होना, खुशी रहना एक क्या है? संवेग है। घृणा एक क्या है? संवेग है। आश्चर्य एक क्या है? संवेग है, ठीक है। आदि लिख देता हूं, ठीक है। तो इस अवस्था में देखा जाए या इस समय अगर देखा जाए तो बच्चों में संवेगात्मक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक और बातें बताई गई हैं कि अगर सीखने की क्षमता देखा जाए तो तीव्र होती है। सीखने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है। किसी भी चीज को आप देखते हैं तो यहाँ पर बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। सीखने की क्षमता तीव्र होती है। तो ध्यान रखिएगा, सीखने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चे को जो कुछ भी बताया जाता है, अब 1.5 साल का जो बच्चा होता है, अगर 1.5-2 साल का जो बच्चा होता है, उसे कोई चीजें आप बताते हैं या किसी चीज के बारे में समझाते हैं तो जल्दी सीख जाता है। उसे बोलते हैं कि एक तरीके से क्या है कि वो एक गिलास है, उसको लेकर जाओ, वहां देकर आ जाओ, तो सीख जाएगा कि हाँ वहां लेकर जाना है देने। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में देखा जाए तो जो कुछ भी सिखाया जाता है उस जल्दी सीखने का प्रयास करता है या प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा शैशव काल में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है कि शारीरिक विकास तीव्र होता है, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से बच्चे जो होते हैं माता पिता पर ही आश्रित होते हैं। यहाँ पर संवेगात्मक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, वैसे हमने लिखा ही है, संवेगात्मक विकास भी होता है। और संवेग क्या होते हैं? जैसे क्रोध, खुशी, घृणा, आश्चर्य, ये सब क्या है? संवेग है। फिर हमने आपको बताया यहाँ सीखने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है। अब आइए बात करते हैं बाल्यकाल के बारे में या बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं। तो बाल्यकाल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? चाइल्डहुड कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार अंग्रेजी में भी चीजें पूछ ली जाती हैं या हमें समझ में नहीं आता है। बाल्यकाल को बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाल्यकाल को यदि हमें समझना है तो इसको 2 भागों में बांटकर हमें समझना होगा। यदि हम 2 भागों में से बांटकर समझते हैं तो हमारी समझदारी थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, यानी कि हमें जल्दी समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो इसको 2 भागों में अगर देखा जाए तो पहला भाग में ये है कि पूर्व बाल्यकाल, 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? पूर्व बाल्यकाल कहा गया है।
2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया? पूर्व बाल्यकाल कहा गया। शैशवकाल 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक था और पूर्व बाल्यकाल 2 से लेकर 6 वर्ष तक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तर बाल्यकाल या उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यकाल की बात करते हैं तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यकाल कहा जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यकाल की क्या विशेषताएं हैं। पूर्व बाल्यकाल की क्या विशेषताएं हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बालकों का, यहाँ पर क्या होता है, बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है, बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है, बाहरी जुड़ाव होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ अगर देखा जाए तो बच्चा जो है वो घर से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया है। भाई अब आप देखिए 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे तो बच्चा घर को छोड़कर बाहर भी निकलना प्रारंभ कर देगा, और जब घर से बाहर निकलेगा तो बाहरी चीजों से भी उसका जुड़ाव होगा, बाहरी लोगों से भी उसका जुड़ाव होगा। मतलब तमाम तरह की वो चीजें जानने का प्रयास करेगा, तमाम तरह की चीजें वो जानने लगेगा धीरे धीरे। वहां पर आपने देखा था उतना ज्यादा कुछ बच्चा नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब वो जानने का प्रयास करेगा, उसे जानने को भी मिलेगा। यानी कि अब कहीं ना कहीं उसका जो जुड़ाव है बाहरी लोगों के साथ इसका जुड़ाव होने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सबसे अच्छी एक और विशेषता है कि अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। कहने का मतलब ये है कि अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, एक तरीके से नकल करना। जैसा लोग कहेंगे, जैसा लोग करेंगे, उसी तरह से देखकर बच्चा करेगा। आपने देखा है किसी व्यक्ति ने अगर गाली दे दिया है बच्चों के सामने तो बच्चे भी गाली दे देते हैं। आपने देखा है कि किसी ने, अगर बच्चे ने देखा है कि घर में माता गैस कैसे जलाती है, तो अगर वो पा जाएगा लाइटर पा जाएगा तो उसको भी लाने का प्रयास करेगा, माचिस पा जाएगा तो उस तरह से करने का प्रयास करेगा। या आपने कभी देखा होगा कि कुछ बताया जाता है तो बच्चे उसका अनुकरण कर लेते हैं, उसको बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको दोहराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, वो किस अवस्था में होता है? पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यकाल में। जैसा कि हमने आपको बताया पहले बिंदु के बारे में कि यहाँ पर बालकों का जो जुड़ाव होता है वो बाहरी लोगों से जुड़ाव होने लगता है या बाहर की दुनिया से उनका जुड़ाव होने लगता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हमने आपको बताया कि अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। यहाँ पर एक और विशेषता ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में भी वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है कि समाजीकरण एवं जिज्ञासा, समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि, समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि देखी जाती है। समाजीकरण का मतलब क्या हो जाता है? जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है और समाज से जो कुछ भी सीखता है वो उसका क्या हुआ? समाजीकरण हुआ। भाई समाज के संपर्क के, परिवार के बाद समाज ही आता है, और जब समाज के संपर्क में बच्चा आता है तो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। और यहाँ पर एक और बात कही गई, जिज्ञासा, यानी कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी देखेगा, उसने अगर कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हिरन, शेर, जो भी कुछ देखा, अगर उसको नहीं पता है तो बच्चा पूछेगा आखिर इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है, इससे क्या होता है। ये है इसकी विशेषता। तो यहां पर अगर देखा जाए तो समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों की वृद्धि होती है। मतलब बच्चे का समाजीकरण भी होता है और यहाँ पर जो कुछ भी वो जानने का प्रयास करता है, या कह सकते हैं उसके अंदर जानने की इच्छा होती है। जो जानने की इच्छा है वही है जिज्ञासा। जैसे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने को कुछ नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी जिज्ञासा है। बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि बच्चे के सामने बिजली का कड़कड़ाहट हुई, बच्चा बोला ये क्या है, ये क्या है? वो इसकी जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है।
कोई ना कोई तो उसे बताएगा ही, और बताना भी चाहिए। यहां पर एक और बातें कही गई हैं, ठीक है, जो अंतर्निहित है। जब भी बच्चे कुछ पूछे उनका जवाब आप दीजिए, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनके हजारों क्वेश्चन होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि वे उनका जब जन्म होता है तो बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है, और जैसे जैसे उनका संपर्क लोगों के साथ बढ़ता है, चीज़ों के साथ बढ़ता है, वैसे वैसे वे जानने का प्रयास करते हैं। सोचिए एक बार, जब हम कभी छोटे रहे होंगे तो हमारे भी मन में ये आया होगा, आखिर बादल क्यों भागते हैं? जब हम चलते हैं तो हमें दिखता है कि बादल भाग रहा है। जब हम कभी चलते हैं तो आप देखते हैं तो रात में चांद हमारे साथ भागता है। तो क्या होता है? यहां जानने का प्रयास, हमारा मन करता है आखिर ऐसा क्यों होता है। हम कहीं खड़े होते हैं तो हमारी परछाई आ जाती है, हम कई बार परछाई पर ही जाते हैं तब भी परछाई दूसरी बन जाती है, हमारी साइड कह सकते हैं, छाया बन जाती है। यहां हम जानने का प्रयास करते हैं, यहां बच्चे जानने का प्रयास करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है, वे जानने का प्रयास करते हैं। जो जानने का प्रयास कर रहे हैं वही उनकी जिज्ञासा है। जब बच्चे कुछ जानने का प्रयास करें तो बताना भी चाहिए, चाहे वो आप टीचर के रूप में हो या गार्जियन के रूप में हो, जिस रूप में हो, जैसा भी आप हो, कुल मिलाकर आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक और बातें देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ भाषा सीखने की सर्वोत्तम एक तरीके से अवस्था है, या भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। भाषा सीखने की, याद करिए कल वाले बिंदु के बारे में, सर्वोत्तम अवस्था है। हमने आपको बताया था कि किसी भी बच्चे का जन्म कहीं पर भी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई किसी भी बच्चे का जन्म भारत में ही क्यों ना हो, अगर उसे चाइना में डाल दिया गया समय पर तो उसे एनवायरनमेंट मिल जाएगा चाइना वाली भाषा सीखने को। तो यही वो एनवायरनमेंट है, यही वो अवस्था है जब बच्चा भाषा सीख जाएगा। आप किसी भी अमेरिकन बच्चे का, किसी भी बच्चे का जन्म भले ही अमेरिका में हुआ हो, भले ही चाइना में हुआ हो, उसको उत्तर भारत में लाकर छोड़ दीजिए, यहां सब कुछ सीख जाएगा, भाषा ही नहीं गाली भी सीख जाएगा। हाँ, क्योंकि यहां तो सब कुछ चलता है, समझ नहीं। तो इसीलिए कहा गया है यह जो अवस्था है, यह जो अवस्था है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, यह जो अवस्था है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति होती है, सामाजिकरण और जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है, और भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। हमने आपको बताया पूर्व बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यकाल में 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में। आइए अब समझते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बातें। चलिए बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसकी क्या विशेषता है। तो 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में अगर देखा जाए, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में देखा जाए तो उसे क्या कहा गया, या 6 वर्ष की अवस्था को, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया, उत्तर बाल्यावस्था, या एक तरीके से उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यकाल कहा गया। यहां की विशेषता यह है कि यहां पर क्या होता है, बच्चों में बौद्धिक विकास, लिखेगा यहां पर क्या होता है, बच्चों में बौद्धिक विकास, यानी कि उसकी इंटेलेक्चुअल एक तरीके डेवलपमेंट, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास और तर्कशीलता आदि का या इत्यादि का बातें ही है का विकास होता है। तो यहां की विशेषता यह है, या इस अवस्था की विशेषता यह है कि यहां पर क्या होता है, या इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे का क्या होता है, एक तरीके से बौद्धिक विकास होता है, उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है, उसके इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट होता है।
उसके अंदर नैतिकता आती है, यानी कि नैतिक विकास। नैतिक क्या होता है? अब नैतिक क्या होता है? नैतिक ये होता है जिससे अच्छे से बातचीत करना। जैसे कि बच्चे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग जब वो बोलते हैं, ये उनकी नैतिकता है। माता पिता की पैर छूते हैं, बड़ों का पैर छूते हैं, छोटों से नमस्ते करते हैं, ये उनकी नैतिकता है। भाई नैतिकता क्या है? इथिकल क्या है? आपसे लोग बोलते हैं तुम्हारे अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा आपसे आए नमस्ते नहीं करते आप, तो वही तो नैतिकता है। अगर व्यक्ति या बच्चा कोई भी अगर मतलब एक तरीके से अनैतिक पूर्ण बात करेगा तो उसके अंदर नैतिकता नहीं होगी। जैसे कि वो जाते समय आपको मार दे रहा है, जाते समय बड़ों से नमस्ते ना करके बल्कि उनको देखते ही ऐसे ऐसे देखते चले जा रहा है, आंखें दिखाते हुए चला जा रहा है, लेकिन नमस्ते नहीं कर रहा है, क्या है? उसकी अनैतिकता है। नैतिकता ये है कि जब कोई मिले, बड़े हों छोटे हों, जैसे जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसे यदि व्यवहार कर रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर नैतिकता है। तो यहाँ पर क्या होता है? नैतिकता का भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है। वैसे तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्व बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से और हो जाएगा। यहाँ पर तर्कशीलता आएगी, लॉजिकल थिंकिंग आएगी। जैसे कोई चीजें आपने बताया, जैसे अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में सोचिए एक बार। अब यहाँ पर क्या होगा? आपने कहा कि फोन है, फोन से बातचीत किया जा सकता है, फोन है, फोन से बातचीत किया जा सकता है, तो बच्चा आपसे पूछ सकता है कि कैसे किया जा सकता है, इसमें कैसे किया जा सकता है? यहाँ तो दिखाई भी नहीं दे रहा, ये फोन है, इसके आगे पीछे देखो कुछ भी नहीं है। वो आपसे तर्क कर सकता है कि आप हमें बताइए आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कैसे हम दूसरे से बात कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। वैसे तो आजकल के बच्चे जो होते हैं वे पहले ही जान जाते हैं, बताना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप से जान जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि पूरे देश के बच्चे ठीक है सारे एक तरीके से होंगे। भाई गांव देहात के बच्चे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि कैसे फोन पर बात होगी। यहाँ वे तर्क करेंगे, यहाँ वे लॉजिक लगाएंगे, भाई कैसे वे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तर्कशीलता आएगी हर काम में। जो कुछ भी होगा, जो उन्हें समझ में नहीं आएगा, ऐसा क्यों होता है। जब आप भी किसी से ऐसा कहते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या कहीं पर काम करते हैं, तो अगर आपके छुट्टी नहीं मिलती कंपनी में या कोई काम नहीं होता आपका, तो वहां पर आप पूछते हैं ऐसा क्यों। आप वहां लॉजिक देते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण। तो बच्चे भी इसी तरह से क्या करते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों। तो ये क्या है? तर्कशीलता। यहां पर क्या होता है? पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि होती है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्मरण क्षमता का भी विकास होता है। यहां पर एक बात और लिखना चाहे लिख सकते हैं, पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता, स्मरण मतलब याद करने की क्षमता का भी विकास होता है। तो पढ़ने की रुचि में तो वृद्धि होगी, लेकिन स्मरण करने की भी क्षमता का यहाँ पर विकास होगा। स्मरण करने की क्षमता का भी विकास यहाँ पर होगा, याद करने की भी क्षमता का विकास होगा। यहाँ की एक और विशेषता ध्यान रखिएगा, समूह में खेलना पसंद करते हैं बच्चे। समूह में खेलना पसंद करते हैं। हमेशा आप देखते हैं कि यहाँ पर गैंग बनाकर हमेशा बच्चे रहने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे तो बच्चों की एक टोली होगी, गैंग ऑफ एज भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर एक टोली में घूमने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं समूह में खेलना और समूह में ही रहना पसंद करते हैं। मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि हम एक ग्रुप में ही रहें। उन्हें क्या होता है, समूह में रहना, खेलना, सारा कुछ अच्छा पसंद होता है। यहां पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाते हैं। मतलब समान लिंग वाले, अगर लड़का है तो लड़के के साथ मित्रता होगी, लड़की है तो लड़की के साथ मित्रता होगी।
समलैंगिक एक तरीके से यहाँ पर क्या होगा, समान लिंगी के साथ समलैंगिक मित्रता, समलैंगिक मित्रता का विकास। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ इसे एक बातें और कहा गया है, यहाँ पर घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजी दृष्टिकोण से कहा गया है, खोजी दृष्टिकोण से इसे घूमने की प्रवृत्ति का भी विकास यहाँ पर होता है। आप देखते हैं कि बच्चे घूमते रहते हैं इधर उधर, अभी 2 मिनट के लिए खाना खाने आए फिर गायब, फिर 2 घंटे बाद मिलेंगे। और जब उनसे पूछो कि भैया कहाँ गए थे, बोलते मैं तो यहीं बैठा था, मैं यहीं खेल रहा था, मैं वहीं बैठा था, मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैं कहीं थोड़ी ना गया था, मैं तो यहीं था। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं वे बड़े विचित्र होते हैं, जो कि हम जानते हैं। हाँ, और यही है बाल्यकाल। अगर आपको ये बातें ना समझ में आए हो तो किसी बच्चे का इमेजिनेशन करते चलिए। कोई आपके घर में हो जो इस अवस्था से गुजर रहा हो या गुजरा हो, वैसे तो आप स्वयं गुजरे होंगे, ठीक है, आप स्वयं गुजरे हैं, तो आप अपने भी बारे में चाहे तो इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस अवस्था में हम कैसे थे, हमारे अंदर किस प्रकार की लीलाएं थी, किस तरह के हम काम करते थे। ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर ही मिल जाएंगी। समझ में आया? तो हमने आपको बताया कि उत्तर बाल्यावस्था जो है या उत्तर बाल्यकाल 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक है, और जिसमें हमने आपको समझाया कि यहाँ की विशेषता ये है या विशेषताएं ये है कि बच्चों का बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और तर्कशीलता आदि का विकास यहाँ पर होता है। फिर हमने आपको बताया कि पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता, याद करने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास होता है। समूह में खेलना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, और एक तरीके से समलैंगिक लोगों के साथ मित्रता, समलैंगिक व्यक्ति के साथ मित्रता बनाना पसंद करते हैं। यहाँ घूमने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है, इसे घुमक्कड़ जीवन भी कह सकते हैं। जहाँ आज बच्चा यहाँ है, 10 मिनट बाद 2 मिनट बाद आप देखेंगे कहीं और होगा। जैसे आपने देखा होगा, ये तो शहरों के बच्चों में ऐसा कम मिलेगा, लेकिन गांव के बच्चों में आप देखेंगे कि अभी इस गली में अभी ये बच्चा यहाँ था, और कोई बातें अगर उधर उस गली में हो रही, लड़ाई झगड़े या कोई बात हो रही है, तो वहाँ पहुँच जाएगा। आपको लगेगा ये तो यही था यार, वहाँ कैसे आ गया। तो ये वही अवस्था है जहाँ पर बच्चे इस तरह के काम करते हैं। तो हमने आपको समझा दिया है बाल्यकाल में पूर्व बाल्यकाल या पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है और उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। आइए समझते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के बारे में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि उन्हें मेरी बातें अच्छी लगे, यदि उन्हें मेरी क्लास अच्छी लगे या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो वे लोग जरूर लाइक वगैरह कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चलिए बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में। सबसे खतरनाक वाली अवस्था अगर कोई है तो वो है किशोरावस्था है, ठीक है। सबसे गजब वाली अवस्था अगर कोई है तो वो है किशोरावस्था, जहां पर सब कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर लड़के लड़कियां तैयार होकर ऐसा निकलेंगे मानो कि कहीं जा रहे हो। अगर वे विद्यालय भी जा रहे हो, चौराहे भी जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो हमेशा मेंटेन होकर, बाल और एकदम सीधा, एकदम अच्छे से करके, कपड़े उपड़े पहनकर। इसीलिए इस अवस्था को, चलिए इसके बारे में आगे समझते हैं। इस अवस्था को कहा गया है जटिल अवस्था कहा गया है। इस अवस्था को जटिल अवस्था कहा गया है। यहाँ पर जटिलता ज्यादा होती है, कठिनाई ज्यादा होती है, तो जटिल इसे कहा गया है। इसमें की विशेषताएं हैं कि अत्यंत जटिल अवस्था। कौन सी अवस्था इसे कहा गया है? अत्यंत जटिल अवस्था। तथा व्यक्ति के शारीरिक संरचना में, एक तो पहली बात यह ध्यान रखिएगा, अत्यंत जटिल अवस्था इसे कह सकते हैं। सबसे ज्यादा कठिन अवस्था अगर कोई है तो यही है। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्ति के शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन। यहां पर आप देखते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक संरचना में जरूर परिवर्तन होता है, ठीक है। शारीरिक संरचना का मतलब ये देखते हैं कि यहाँ पर लड़कों या लड़कियों की हाइट वगैरह बढ़ जाती है,
यहाँ पर प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। ठीक है, तो शारीरिक संरचना में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाइट वगैरह बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर दाढ़ी मूंछ वगैरह जो लड़के होते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं वो चीज़ें आने लगती हैं, क्योंकि 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था है, और 18 वर्ष के बाद 18 वर्ष एक दिन भी हो जाता है, 1 घंटे भी हो जाता है तो हम वयस्क माने जाते हैं, अडल्ट माने जाते हैं। फिर हमें भारत देश के नागरिक होने के नाते हमें मत देने का भी अधिकार मिल जाता है इसी अवस्था के तुरंत बाद से। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर एक और बात है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाते हैं। मतलब अब बाल्यावस्था का त्याग हो रहा है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता की ओर उन्मुख। परिपक्वता का मतलब हो जाता है मैच्योरिटी। पहले बच्चों की उम्र से हम थे, अब बच्चे जैसे हमारा व्यवहार था, क्योंकि हम बच्चों की उम्र में थे, बाल्यावस्था में थे। अब हम बाल्यावस्था का त्याग कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं मैच्योरिटी की ओर। अब हमें इस बात को अच्छे से पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे अंदर मैच्योरिटी आएगी ना, लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए काम करना, तमाम तरह की मैच्योरिटी हमारे अंदर आने लगती है। तो यहाँ की विशेषता यह है कि बाल्यावस्था से परिपक्व की अवस्था भी यहाँ पर, यानी कि परिपक्वता की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि बच्चे आगे बढ़ते हैं, यानी मैच्योरिटी की ओर जाते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किशोरों की लंबाई और भार दोनों में भी वृद्धि होती है। तो किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि, किशोरों की लंबाई व भार दोनों की वृद्धि, लंबाई व भार दोनों की वृद्धि होती है। यहाँ पर लंबाई व भार दोनों की वृद्धि यहाँ पर होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय अगर देखा जाए तो हमने पहले ही बता दिया है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, जैसे प्रजनन अंगों का विकास या प्रजनन अंगों का विकसित हो जाना। यहां पर क्या हो जाता है कि प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है, ये समझ लीजिए। जैसे कि बात करते हैं तो लड़कों में या लड़कियों की बात करते हैं तो इनमें काम प्रवृत्ति की भावना आने लगती है, आकर्षण की भावना आने लगती है। एक लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होगा, एक लड़की लड़का की तरफ आकर्षित होगा, कहीं ना कहीं एक आकर्षण बढ़ेगा। ये वही वो अवस्था है जो किशोरावस्था है, 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था। समझ में आ रहा? यहीं पर ये सारी चीजें होती हैं, यहीं पर प्यार व्यार का चक्कर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहीं पर तमाम तरह की चीजें होने लगती हैं। यहां पर प्रबल भावनाओं का भी विकास होता है, समझिएगा। प्रबल भावनाओं का मतलब, यहां पर इसको इरेज कर दो, यहां पर प्रबल भावनाओं का भी विकास होता है। वैसे तो चलिए कोई नहीं, इरेज कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, प्रबल भावनाओं का विकास, प्रबल भावनाओं का विकास। प्रबल भावनाओं का विकास का मतलब क्या हो जाता है, यहां पर बच्चा या किशोर या किशोरियां ये कहती हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इस तरह की भी बातें आने लगती हैं। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। तो यहां पर क्या होता है, प्रबल भावनाओं का विकास होता है। और प्रबल भावनाओं का मतलब आप जानते हैं कि बच्चों के मन में तमाम तरह की बातें आने लगती हैं। आखिर मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है यहां आने का, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और मैं कुछ भी हूं, मैं भी कुछ हूं। इस तरह की भावनाओं का विकास होने लगता है। यहां पर एक और बातें ध्यान रखिएगा, यहां पर मित्रता जो होती है बड़ी ही, एक तरीके से कह सकते हैं बड़ी गहरी होती है। यहां पर जो बच्चे होते हैं मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर घर में मित्र आ रहा हो, माता ने घर में अच्छे से व्यवस्था ना की हो, तो माता से लड़ जाना ही उसकी
प्रवृत्ति होती है। तुरंत माता जी से लड़ जाएगा, पिताजी से लड़ जाएगा, मेरे दोस्त आए थे आपने मेरी बेइज्जती करवा दिया, आपने मेरे क्रेडिट खराब कर दिया, मेरे दोस्त आए थे वे क्या सोच रहे होंगे, आपने उनके लिए चाय नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इतने गहरी मित्रता यहाँ पर होती है कि हर वो बातों में मित्र ही आएगा। अगर घर में कोई बातें हो रही हैं तो बोलेगा ऐसा काम चुटकियों में मैं कर दूंगा, मेरे पास ऐसे मित्र हैं। यहाँ पर जो होता है गहरी मित्रता होती है, गहरी मित्रता, चाहे वो लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, सभी में एकदम घनिष्ठ मित्रता। यहाँ की जो मित्रता होती है अलग ही होती है। यहाँ पर और बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ बिगड़ने की भी उम्र होती है। ये जो उम्र है ना, यहाँ पर क्या होता है, लोग बच्चे बिगड़ने भी लगते हैं। एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चे जा रहे हैं कहीं पर तो ध्यान देना भी जरूरी है। माता पिता का यहाँ कर्तव्य बढ़ जाता है, माता पिता के दायित्व बढ़ जाते हैं कि बच्चे को डांटे ना बल्कि उन्हें समझाएं, उन्हें देखें वे जा कहाँ रहे हैं, आखिर वे सोच क्या रहे हैं, उनके मन में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के नाम पर ट्यूशन के नाम पर पैसे लेकर दोस्तों के साथ रंगरलियां बना रहा है, इंजॉय कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदिरा पान का सेवन करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है चोरी डकैती करने लगा। अगर ऐसा है तो समझिए इस बात को। यहाँ पर कहा जाता है कि माता पिता को बच्चों को डांटने के बजाय यहाँ पर समझाना चाहिए। ये है किशोरावस्था की विशेषता। यहाँ पर समाज विरोधी भी बच्चे होते हैं, समाज का बहुत विरोध करते हैं। वे कहते हैं समाज ने ऐसा नियम बनाया ही केवल जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। अगर एक लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से प्यार कर लिया है, लव कर लिया है, तो उसके साथ जीवन बिताना चाहता है तो नहीं बिता सकता है। और समाज उसको पहले ही बताता है, समाज यहाँ उसे बताता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं। समुदाय ऐसे उसे बताता है, परिवार उसे ऐसा बताता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए वो समाज के नियमों का विरोध करता है। आखिर समाज ने ऐसा नियम बनाया ही क्यों जाति, धर्म, क्यों इस तरह की चीजें बना दिया जिससे हम अपने जीवन को भी आगे ना बढ़ा सके। इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलकर धीरे धीरे जैसे हम समझ गए वैसे वो भी समझ जाते हैं। भाई हम भी तो कभी विरोध किए होंगे, हमारे भी मन में तो आया होगा आखिर समाज ने इस तरह के नियम बनाए क्यों, कभी हम भी तो इसी अवस्था में थे। कभी हम भी तो इसी अवस्था में थे, आखिर नियम बनाया ही क्यों गया। धीरे धीरे हमें समझ में आ गया, हमारी उम्र बढ़ती गई, हम मैच्योर होते गए, हमें समाज के नियम, हमें तमाम तरह के चीज़ें हमें पता होने लगे। रामायण क्या होता है, महाभारत क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है, सब कुछ पहले हम इंजॉय के लिए देखते थे, अब हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए देखते हैं। पहले रामायण महाभारत हम इसलिए देखते थे हमें इंजॉय मिलेगा, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, राम ने रावण को मारा, राम और रावण का युद्ध होगा, हनुमान जी लंका जाकर वहां पर तबाही मचाएंगे, वहां पर लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। वहां पर कह सकते हैं एक तरीके से हनुमान जी अशोक वाटिका होता है ना, उसमें जाकर अलग ही बात करते हैं, अलग ही खाना पीना करते हैं लोगों के साथ, समझ नहीं होता है वो। और उस समय का जब हमारा परिदृश्य था, जब हमारी उम्र थी, जब हम खेल की दृष्टि से उसे देखते थे, मनोरंजन की दृष्टि से देखते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। अब हम उस हिसाब से नहीं देखते, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। अब हम देखते हैं अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। अब हम देखते हैं गीता और महाभारत जब देखते हैं तो वहां पर ये समझने का प्रयास करते हैं आखिर हमारे जीवन के मूल्यों का क्या मतलब, हमारे जीवन का क्या महत्व है, क्या हम कर सकते हैं और कैसे हमें अपने जीवन को सर्वाइव करना चाहिए। इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक समय के साथ, एक उम्र के साथ बदलाव जरूर आता है। आपको हमने बताया वहां से जब बच्चे का जन्म होता है 0 वर्ष और हम यहां तक आ गए 18 वर्ष तक। कल तक हम कुछ नहीं जानते थे, आज हम बहुत कुछ जान गए। कल तक हमें कुछ नहीं पता था, कल तक हमें नहीं जानते थे घोड़ा क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, हाथी क्या होता है, क्या होता है। कल तक हमें देश, दुनिया, भाषा कुछ भी नहीं पता था, आज हम सब कुछ जान गए और वही समाज का भी विरोध करने लगे। कल हमने समाज से सीखा था, आज हम समाज का विरोध कर रहे हैं।
आगे फिर हम समाज से सीखेंगे और समाज को ही देंगे। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वे एक समय आता है जो सब कुछ का विरोध करते हैं, और एक समय आता है जब सब कुछ वे जान जाते हैं तो इसी में आकर अपना योगदान भी देते हैं। कल तक जो विरोधी थे आज उसका समर्थक बन जाएंगे। कल तक हम विरोधी थे, जाति धर्म के आधार पर सोचते थे कि ऐसा प्रथा होनी नहीं चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए, अंतर जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। आज हम ही उसका समर्थक बन जाते हैं। देखिए मानव कितना विचित्र है ना, कहां पर कैसे बदल जाता है। कल तक हम वहां विरोध कर रहे थे कि ऐसी प्रथा लाई ही क्यों गई है। जिस तरह से एनवायरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ हम ये बोलते हैं कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, और एक तरफ अपने घर में फर्नीचर, सोफा सेट क्या क्या लाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हम ये चाहते हैं कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, दूसरी तरफ हम पेड़ काट देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। देखो ये मानव का दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो कहता है कि हम पूरे संसार को बचाएंगे, एक तरफ संसार को खत्म करने में लगा। एक तरफ कहता है हम पानी बचाएंगे और एक तरफ पानी को फेंक रहा है। सोचिए एक बात, ये है हमारा दोहरा चरित्र है हम सभी का। मैं अकेले नहीं हूं, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ हम ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसा करते हैं। एक तरफ हम समाज के निर्माण की बात करते हैं, एक तरफ कहीं ना कहीं समाज को हरास भी करते रहते हैं। ये है हमारी प्रवृत्ति। हमें दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा चरित्र, ऐसी चीजें अपनाना चाहिए जो सभी के लिए बराबर हो। लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य को बदलना ही स्वाभाविक श्रेयस्कर होता है उसके जीवन के लिए। जो व्यक्ति संतुलित में नहीं होता है वो व्यक्ति हमेशा असंतुलित में होता है। जो व्यक्ति मध्यम मार्गी नहीं होता है वो हमेशा इधर उधर, जो व्यक्ति एक पक्षी होता है वो हमेशा परेशान होता है। जो व्यक्ति मध्यम मार्गी होता है, जैसे गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को हमेशा मध्यम मार्गी रास्ता अपनाना चाहिए। गांधी जी यही बात कहते थे कि मध्यम मार्गी होना चाहिए। यही मध्यम मार्गी की वजह से ही गांधी जी मध्यम मार्गी थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ। आप सोचिए अगर भगत सिंह की प्रवृत्ति के होते तो जल्दी फांसी चढ़ जाते गांधी जी। गांधी जी बुरे नहीं थे, गांधी जी का जो दृष्टिकोण था, जो उनके विचार थे वे अलग थे, उनका उद्देश्य अलग था। उद्देश्य सबका एक ही था, देश को आजाद कराना। लेकिन वे जानते थे कि अगर अंग्रेजों के साथ हमने ऐसा विरोध किया जिस तरह से सब कर रहे हैं, हमने हिंसा का पालन किया, तो मान के चलिए कि हमारी भी मृत्यु निश्चित है और भारत देश आज़ाद होने में, कहीं ना कहीं भारत देश को आज़ाद होने में काफ़ी पापड़ बेलना पड़ सकता है, काफ़ी कठिनाइयों का महसूस करना पड़ सकता है, काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया इस सारी बातों के बारे में। इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख लेना कि किशोर या किशोरियों का पूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है, पूर्ण इंटेलिजेंस यानी पूर्ण बुद्धि का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं युवा प्रौढ़ावस्था के बारे में। अब आइए बात करते हैं, बस 2 अवस्थाएं और बची हैं, युवा प्रौढ़ावस्था। इसमें ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न या पूछे जाते हैं प्रश्न, वो यहीं तक से ज्यादातर पूछे जाते हैं, 18 वर्ष की अवस्था तक होते हैं। ठीक है, लेकिन आइए हम समझ लेते हैं युवा प्रौढ़ावस्था के बारे में, जल्दी से इसको खत्म कर देंगे। युवा प्रौढ़ावस्था के बारे में बात करते हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था, 18 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? 18 से 40 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है? युवा प्रौढ़ावस्था कहा गया है। ठीक है, किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। एक तरीके से देखा जाए इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं है। बस यहाँ पर एक बात लिख लीजिए, यहाँ जो मेच्योरिटी का लेवल होगा, परिपक्वता जो होगी वो थोड़ा से हाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अब यहाँ पर हम ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे। सिंपल सी बात इतनी है भाई। अब क्या होगा कि हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी। सोचिए 40 साल में तो बाल बच्चे सब हो जाएंगे, जो भी करना होगा जीवन का सब कर चुकेंगे।
बस कमाने की उम्र रहेगी, कमाते रहेंगे, आगे जीवन बढ़ाते रहेंगे, बस यही है। यहाँ मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। फिर अगर देखा जाए तो परिपक्व प्रौढ़ावस्था, नेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं परिपक्व प्रौढ़ावस्था। परिपक्व प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 40 से लेकर 65 वर्ष, 40 से लेकर 65 वर्ष। परिपक्व प्रौढ़ावस्था के बारे में बात करते हैं तो 40 से लेकर 65 वर्ष। इसमें क्या होता है कि आप सोचिए एक बार, 40 तक तो हम कहीं ना कहीं जवान तो ठीक ठाक होते ही हैं, हाँ, हम 40 तक जवान होते हैं बढ़िया से, ठीक है, और खान पियन रहा तो हम ज़्यादा ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। शारीरिक विकास नहीं होता, उसमें गिरावट आती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि शारीरिक विकास में गिरावट, बस इतना ही लिखते चलिए, एक एक पॉइंट, शारीरिक विकास में गिरावट, शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और अवस्था है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। वृद्ध प्रौढ़ावस्था के बारे में बात करते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वृद्ध प्रौढ़ावस्था, तो वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 वर्ष से अधिक, इसका मतलब ये हो गया जब तक भगवान जी की इच्छा होगी। वृद्ध प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो अब इसके बाद भगवान जी की जब तक इच्छा हो, जब तक इच्छा होगी तब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, नहीं तो फिर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा था मुलायम सिंह यादव का नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े नेता थे देश के, अभी उनकी डेथ हो गई, बस हो गया, पंच तत्व में विलीन, जीवन खत्म। ठीक, यहां पर क्या होता है, शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, शारीरिक क्षमता का कमजोर होना। अब यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति एक तरीके से सजग हो जाता है, या उसके प्रति एक तरीके से काम करने लगता है, या उसके प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन जीने लगता है। भाई अब वो उम्र आ गई है, अपने पोते वोते खिलाओ और उसके बाद आराम से धीरे धीरे अपना अध्यात्म जीवन जीजिए। हाँ, मोक्ष के लिए अपना कुछ जो समाज से लिया हुआ है उसको देते चलिए समाज को। एक समय आएगा जब आप पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ ये विशेषताएं हैं, यहाँ की ऐसी विशेषता है कि अब हमारा जो जीवन है वो क्या होता है कि एक तरीके से बिल्कुल अध्यात्मवाद की ओर हमारा जीवन जाता है। यहाँ से क्या होता है, हम अपने मोक्ष के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो भी हमने किया हो वो खत्म हो, यहीं का जो जीवन था यहीं खत्म हो जाए, आगे का जो जीवन हो वो अलग रहे। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, यहाँ हमने जो भी पाप, अच्छाइयाँ जो भी किया है, अच्छाइयाँ हमारे साथ चले जाए, बुराइयाँ यहीं खत्म करके चले जाए, तो फिर जीवन हमारा आगे वाला भी अच्छा ही रहेगा। हमने आपको बताया वहाँ से जब एक बच्चे का जन्म होता है, या हमने आपको बताया जब माता के गर्भ में बच्चा आता है तभी से उसका विकास प्रारंभ होता है, और माता के जन्म मतलब बच्चे के जन्म के बाद से हमने आपको बताया मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति का जीवन होता है तब तक उसका विकास होता है। यही है मानव जीवन की अवस्थाएं, यही है वृद्धि की अवस्थाएं, यही है साइकोलॉजी, इसी के अंतर्गत सब कुछ है और कुछ नहीं है। बस इतनी सी ही बातें अगर किसी को समझ में आ गई, ये अवस्थाओं की बातें किसी ने समझ लिया, तो इसके बाद उसको साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिस तरह से मैंने आपको महसूस करके बताया, जिस तरह से मैंने आपको महसूस करके समझाया, इस तरह से यदि आपने एक बार महसूस कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाली कोई भी परीक्षा आपकी ऐसा नहीं होगा कि ना निकले। पक्का एक हर परीक्षा पर जिस पर आप हाथ रखेंगे, अगर उसमें साइकोलॉजी पूछी जाएगी तो आपका 100% निकलेगा, क्योंकि साइकोलॉजी में इससे इतर कुछ भी नहीं है जितना मैंने आपको बताया। ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारे बिंदु को मैंने कवर किया, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। आप कोई भी किताब पढ़ डालिए, चाहे जितने यूट्यूब चैनलों पर आप चले जाइए,
अगर जितना मैंने आपको बताया है इससे ज़्यादा कोई नहीं बताएगा, इससे कम ही सभी बताने मिलेंगे आपको। मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी और निष्ठा से मैंने आपको पढ़ाया। एक चैप्टर होता है कंप्लीट, बाल विकास की अवधारणा वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इसके बाद कल हम देखेंगे, यानी कि जो आने वाला हमारा टर्म्स होगा, दिन होगा, हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे। इसके क्वेश्चन का मतलब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हमारे एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम अभ्यास कर लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा हमने जो भी पढ़ा है वो क्या सही है या नहीं। एक बार हम अपनी जांच कर लेंगे और एक बार हम ये जांच कर लेंगे हमने जो पढ़ा है, हमने जो समझा है, क्या हमने सही समझा है कि नहीं। तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। हम मिलते हैं फिर किसी और दिन, यानी कि कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।